गरीब बच्चों का भविष्य चौपट करने वाली शिक्षा। साथियों, जिस तरह हमारे देश में अंग्रेज का राज था, उसी तरह अफ्रीका भी अंग्रेजों के गुलाम था। वहाँ एक लेखक थे, कमारा ले। उन्होंने अपनी बचपन की पूरी जिंदगी एक किताब में लिख दी। जब वे पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रहे थे, तब वे अपनी माँ के पास विदा लेने गए। उनकी माँ ने कहा था, बेटा, जिस दिन तुम इस गांव के प्राथमिक पाठशाला में गए थे, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम इस गांव में नहीं टिक पाओगे। मुझे मालूम था तुम इस देश में नहीं रुक पाओगे। तुम आज विदा ले रहे हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें उसी दिन विदाई दे दी थी। तुम्हें पूरे समाज से छीन लिया है। तुम्हें जाना है, जाओ। कमारा ले के शब्दों को यहाँ बताने का प्रयोजन बहुत ही सहज है। हम लोग शिक्षा और साक्षरता की बात इस तरह करते हैं मानो शिक्षा का कोई सामाजिक चरित्र ही ना हो, जैसे वह कोई गुणकारी दवाई हो जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा, या वह कोई उपकार है। मंत्री सब कहते हैं कि वे इस बात पर शर्मिंदा हैं कि शिक्षा अभी तक हर बच्चे तक नहीं पहुंच रही है, फिर भी वे वायदे कर रहे हैं, पर 67 सालों के तहत कोई असर न पड़ा। आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर आया है। शिक्षा हमारे बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला प्रमुख अस्त्र बन गई है। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन हमारे बच्चे प्राथमिक शाला में प्रवेश करते हैं। शिक्षा को देश में फैलाने की बात करना बेमानी है। सोचना जरूरी यह है कि इस प्रसार प्रक्रिया में हमारे बच्चे शिक्षा के माध्यम से क्या सीखेंगे। पंचायती राज का पुनरूप उदय एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इसमें ऐसी कई गुंजाइशें दिखाई देती हैं जो हमारे देश की न सिर्फ शिक्षा नीति बल्कि समाज की अन्य नीतियों और समकालीन समाज के इतिहास को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत पूंजीवाद आज देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। ग्राम पंचायतों को आज भी अपने हित में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने की जरूरत एक बहुत बड़ा सवाल है। प्राथमिक शिक्षा उसी संदर्भ में जन्म लेती है जो हुआ है। इस विदेशी धन को खर्च करने में हमारे विधायक, मंत्री और अफसर दिन रात व्यस्त हैं। वो हर एक रुपया जो समाज पर खर्च करने के लिए आता है, सरकार के कोष से उसका 30 पैसे से कम समाज तक पहुंचता है। हम कभी इस विषय को आलोचना का विषय नहीं बनाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात से है कि जब पैसा आ ही गया है तो खर्च किया जाए। यह पैसा भ्रष्टाचार होगा, वहाँ हिंसा होगी। हमें अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा अपने साधनों से करनी होगी, ना कि विदेशी धन से। अगर विदेशी धन आया है तो हमारे पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह खर्च कैसे किया जाए। इस धन का खर्च गैर जरूरी कामों पर ही अधिक हो रहा है। बड़े लोगों का आना जाना, बड़ी तादाद में लोगों का अपनी सलाह के लिए पैसे लेना, जिसे कंसल्टेंसी फीस कहा जाता है, इन्हीं सब में ज्यादातर पैसे खर्च हो जाते हैं। गिना चुना पैसा ही प्राथमिक स्कूलों में पहुंचता है, जहां देश का भविष्य पलता है। इस पहलू पर पंचायतें तभी प्रश्न उठा पाएंगी जब वे अपने आप को तैयार करेंगी। जो प्रश्न कल तक सरल था, आज उतना ही जटिल है। प्राथमिक स्कूल का शिक्षक भी इस प्रक्रिया का मारा हुआ है। असफलता के वे ढांचे हमारी प्राथमिक शिक्षा में पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके रहते कोई बच्चा कक्षा से अपमानित हुए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्थिति में शिक्षक ही बच्चे पर अत्याचार करता है, जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षक भी स्वयं उपेक्षा का मारा हुआ है। उसकी ट्रेनिंग और तैयारी उतनी ही लच्चर है जितनी उसकी हैसियत, मगर वह अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय बच्चे पर गुस्सा उतारता है। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के साथ चलकर शिक्षा की समस्याओं तथा उसकी लाचारगी को समझना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है। शिक्षा के कर्म का देश में अवमूल्यन हो रहा है। अगर इसे सुलझाना है तो शिक्षकों पर दोषारोपण करने की जगह उसके साथ मिलकर उसकी मजबूरी और लाचारगी को समझने का सिलसिला शुरू करना होगा। शिक्षा को ताकतवर वर्गों की विचारधारा के प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने की एक दूसरी परिधि है। इसके भीतर शिक्षा का सामाजिक चरित्र निर्धारित होता है। आज शिक्षा को फैलाने की बात की जा रही है। उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों में ग्रामीण समाज की छवि कहीं नहीं है। यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से समाज के शासक वर्गों के जीवन को प्रस्तुत करता है। इस शिक्षा के जरिए उन्हीं की जीवन शैली, विचार, सपने, अरमान हमारे बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं, और इसलिए कोई भी होशियार बच्चा गांव में नहीं टिकता। उन्हें भी गांव छोड़कर शहर, राजधानी या विदेश जाना पड़ता है। विकास की वो प्रक्रिया 40-50 वर्षों में, खास तौर पर 30 वर्षों से चली है। उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतर विरोध शिक्षा में ही केंद्रित है।
संविधान में 14 साल के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन हर साल शिक्षा पर बजट घटता जा रहा है और जो निर्धारित होता है वह भी पूरा इस मद में खर्च नहीं हो पाता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा काटकर हर साल दूसरे मदों में खर्च कर दिया जाता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। स्कूलों को जरूरी संसाधनों के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता। इस समस्या से निपटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। उच्च शिक्षा के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और बुनियादी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय खोले गए। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को भी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने की इजाजत दी गई। ये संस्थान न सिर्फ पत्राचार माध्यम से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और सहायक पाठ्य सामग्री मुहैया कराते, उनकी योग्यता का आकलन करते और डिग्रियां देते हैं, बल्कि दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग का अध्ययन का दूरदर्शन, रेडियो और दूसरे संचार माध्यमों के जरिए भी शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसमें फिल्में, ऑडियो और वीडियो कैसेट, फोन कॉन्फ्रेंस आदि शामिल हैं। इस तरह के कार्यक्रम तैयार करने पर विभिन्न शैक्षिक संस्थान हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अभी तक इन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इनसेट उपग्रह के जरिए दूरदर्शन और रेडियो पर अलग अलग समरू खरीदना पड़ता था। एजुसेट के शुरू हो जाने से इस तरह के कार्यक्रमों का अबाध प्रसारण हो सकेगा। इस दृष्टि से इसे ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा सकता है। रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कई दशक से हो रहा है। आकाशवाणी भवन में इसके लिए एक अलहदा विभाग है, जहां अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों की मदद से उम्दा शैक्षिक कार्यक्रम तैयार और प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों की शुरुआत के पीछे सरकार का मकसद सहायक पाठ्य सामग्री का प्रसार करना था। हालांकि आज रेडियो सेट सस्ती दरों पर उपलब्ध है और इसका प्रसारण देश के करीब 90% आबादी तक पहुंचता है, फिर भी इसका लाभ विद्यार्थी नहीं उठा पाते। ऐसे में दूरदर्शन के जरिए इन कार्यक्रमों का कितना लाभ वे उठा पाएंगे। यह भी गौरतलब है कि जब विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने का ही पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, तो वे एजुसेट से कैसे और किस हद तक लाभान्वित हो पाएंगे। जहां आज भी बड़े पैमाने पर स्कूलों में श्यामपट्ट, टाटपट्टी, पीने के पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई स्कूल बिना भवन के पेड़ों के नीचे चलते हैं और बहुत से स्कूलों में तो अध्यापकों की भी कमी है। वहां टेलीविजन सेट पर शैक्षिक कार्यक्रमों की उपलब्धता कितनी उपयोगी हो पाएगी। एजुसेट निसंदेह एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, बशर्ते शिक्षा में असमानता और बुनियादी सुविधाओं को दूर करने की कोशिश भी की जाए। बेहतर हो कि पहले सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, अध्यापकों की भर्ती पर जोर दिया जाए, तभी तकनीकी संसाधनों के जरिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सार्थक हो सकती है। हमें अनेक सवालों के जवाब चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद गांव से विस्थापन हुआ, जिसकी सीधी मार बचपन पर पड़ी है। क्या वजह है कि विकास प्रक्रिया का सबसे कम लाभ ग्रामीण जनता को मिलता है, जो आज भी बार बार बजट में सब्सिडी की मांग करती है और इस सब्सिडी की बैसाखियों के सहारे ही जीती है। गांव के पारंपरिक उद्योगों और गांव की प्रकृति से शिक्षा को जोड़कर उसे सार्थक बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है। गांव के बच्चे को अपने ध्यान के केंद्र में रख कर देखें तो हम आसानी से समझ लेंगे कि आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में असमर्थ क्यों है। शिक्षा सत्र का ढांचा कब ऐसा बनेगा कि बच्चा घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी पढ़ाई कर सके। पढ़ाई जा रही पुस्तकों में गांव की उपस्थिति नगण्य है। भाषा की पुस्तक में 1 या 2 पाठ में गांव के जीवन का वर्णन रहता है। इससे यह पता चलता है कि गांव की जीवन शैली पुस्तक बनाने वालों के लिए क्या महत्व रखता है। उसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण 2 दर्जे का सिद्ध करता है। गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष को प्रायः अनपढ़, मूर्ख और अंधविश्वासी बताया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि पढ़ लिख कर बड़ा होने वाला गांव का बच्चा अपने परिवेश की जिंदगी से मानसिक रूप से कट जाता है या फिर भीतर भीतर उससे नफरत करने लगता है। प्राथमिक शिक्षा के ध्येय को लेकर इस आशंका से निराश हुए बगैर अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना और उनको एक संघर्ष की भूमिका में रख कर देखना ही हम सब में वह मनोबल जुटा पाएगा जिसे आज की भ्रष्ट राजनीति तोड़ चुकी है। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। वे जानते हैं कि हम में लड़ने का मनोबल टूट चुका है। आज हमारे कई गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है, पर शराब उपलब्ध है। पेप्सी और कोका कोला हर दुकान में है, पर पीने का पानी नहीं। तरह तरह की जानलेवा गुटकों की भरमार है। यह पूरा जाल जो नीतियों के नाम पर हमारे सामने रखा जाता है, एक फटे साल की तरह है।
उनको उधड़े बगैर नए सिरे से उसकी बुनाई नहीं हो सकती। अतः इसकी नए सिरे से बुनावट में ही कहीं शिक्षा का सुधार और उसकी प्रक्रिया को फिर से बदल देने का इरादा शामिल है। तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना, वह बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार का मुकाबला करने से भयभीत मत होना, वह साहस व त्याग की परीक्षा है। तुम पर्वत शिखर से पाताल कूदते समय मत घबराना, वह तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा है। तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भी मत डरना, वह तप की कसौटी है। लेकिन व्यसन व शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप, अनाचार व सारी बुराइयों की जननी है। महामानव भगवान बुद्ध। मूड मुडाए जो सिद्ध हुई, स्वर्ग ही भेंट न पहुंची कोई। आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत। माया टाटी उड़ गई, लगी नाम से प्रीत। एक मूद एकै मलमूतर, एक चाम एक गूदा। एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन वाहन कौन सूदा। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी। मूड मुनाए हर मिले, सब कोई लेत मुड़ाए। बार बार के मूडते, भेड़ न बैकुंठ जाए। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माह। मनुआ तो दुहदिश फिरे, यह तो सुमिरन ना है। हिंदू कहे है राम हमारा, मुसलमान रहमान। आपस में दो लड़त मरत है, मरम को नहीं जान। संत कबीर। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।